हाथ मारा मेरे को और वो बाथरूम में खींच के ले गए, मेरे नाड़ तोड़ने की कोशिश करी। कौन थे? इससे हमारी लड़ाई पर फिर बात काट हुई, मैं चिल्लाई में एकदम बन के बचाओ बचाओ, तो मेरे देवर आए सबरे, तो जब एकदम हाथापाई हुई, जब वो मेरे गले ऐसे करने लगी। तो आप घर पर अकेली थी? हाँ, मैं अकेली थी घर में, मेरी नंद सब बाहर में गई थी, पड़ोस में कोई नहीं था घर पर। वो कितने आदमी थे, कितने बच्चे थे? वो 2-3 थे। अच्छा, हाँ, तो घर पे जाते ही गलत हरकत की है? हाँ, क्या इरादा था? कपड़ा फाड़ दिए, देखो सब मतलब रंग खेलने के लिए आए थे या और कुछ? ऐसे आए थे अकेली देख कर, जब उस आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे? उनमें से पहचान थी किसी को? क्या नाम है उनके? नाम नहीं पता पर पहचान नहीं। मोहल्ले के ही हैं? हाँ, कुछ कहा? हमारे अच्छा, आपके मोहल्ले के नहीं। कुछ कहा उन्होंने घर में घुस करके? कुछ नहीं कहा, तो बच्चे हाँ लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे, गाली दी थी उन्होंने, और एकदम आए थे अकेली समझ कर मुझसे, इतनी मैंने हल्ला मचा दिया, तो मेरे सबरे घर के आ गए थे, फिर रार बढ़ गई एकदम। योजनाओं से पार्षद के लिए पवन भड़ाना का नाम पूरे पलवल में विख्यात है, क्योंकि उन्होंने लगातार 3 बार अपने वार्ड के लिए इतना अच्छा कार्य किया कि जनता ने उन्हें बार बार चुना। अब की बार वह विधानसभा में जाना चाहते हैं और उनका अपना मन है कि किसी भी पार्टी से वह किस्मत नहीं आजमाएंगे, वह जनता के भरोसे निर्दलीय चुनाव में जाना चाहते हैं। तो उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे और कौन सा विकास वह पलवल में देखना चाहते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद चौहान साहब। सर, क्या बात है कि अब आप पार्षद के बाद विधानसभा में जाना चाहते हैं? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है, हमारी भाईचारे का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को देखते हुए, उस प्यार को देखते हुए हम इस बड़ी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। पार्षद रहते हुए आप कौन से जो काम थे जो नहीं कर पाए वो विधानसभा में जाकर ही हो पाएंगे? पलवल का क्या लगता है कि पलवल में कौन से काम रह गए जिन्हें आप विधायक बनकर उन कामों को अंजाम दे सकें? देखिए, पार्षद होते हुए तो मैंने अपनी ओर से तो पूरी आज तक कोशिश की है कि मेरे वार्ड में कोई काम ना रहा हो। फिर भी हर काम को हम पूरा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ काम तो रह ही जाते हैं। देखिए, जहाँ तक विधानसभा स्तर की बात है तो ये जनता जनार्दन, पूजनीय जो जनता है पलवल की, अगर इसका आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता है तो पलवल के बहुत सारे मुद्दे हैं। पलवल के हॉस्पिटल की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, यहाँ प्रॉपर डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, और जो बच्चे जो खेलने वाले हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हमारे इस ज़िले में खेल कूद की भी कोई सुविधा नहीं है। रोड्स की हालत ख़राब है, और शहर की जो पानी की निकासी है, पानी की निकासी आज तक मुझे 15 साल इस नगर परिषद में हो गए, पानी की निकासी की सुविधा इस शहर में नहीं है। कोई नेता शहर में पलवल की निकासी को ठीक नहीं कर पाया। तो इन मुद्दों को हम प्राथमिकता के तौर पर इनको हम लड़ना चाहेंगे, इन मुद्दों को। जब आप जनता के बीच में जाते हैं, ज़्यादातर गांवों में भी आपने दौरा किया है, तो क्या लोग आपसे नहीं कहते कि पलवल जिला तो बन गया लेकिन जिले वाली सुविधाएं यहाँ नहीं है? देखिए, बिल्कुल, जो पलवल की जो जनता है, पलवल की जनता बहुत जागरूक है, ऐसी बात नहीं है। पलवल की जनता इन बातों को कहती है कि पलवल में सही मायने में कहीं थाने तहसील में भी जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, जनता को दर दर भटकना पड़ता है, और हॉस्पिटल में भी सुनवाई नहीं होती। लोग कहते हैं कि हमें कोई भी अपना जो नेता है ना, हमारी अपनी इच्छा के बदौलत जैसा नेता हम चाहते थे वो पलवल की जनता को आज तक मिल नहीं पाया है। जिस तरह से आपने 3 पार्षद के चुनाव लड़े और जीते हैं, आम जनता का भरपूर सहयोग आपको मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी राजनीतिक दल से अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? जी नहीं, राजनीतिक दल से पहले जनता जनार्दन है। मैंने जब आज तक जो लड़ाई लड़ी है, जनता जनार्दन के ही बदौलत हूँ मैं, जो अपनी जनता की बदौलत हूँ, जो भी कुछ हूँ। तो जनता जनार्दन का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है तो उसके लिए पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि पार्टियां जो एक चेहरा देखकर टिकट देती हैं, तो आपको ये भी तो लग रहा होगा कि कोई पार्टी आपको टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हो। मेरे लिए पहले मेरी जनता है। मेरे लिए, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे लिए पहले जनता है। मैं जनता के टिकट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ।
तो ये थे पवन भड़ाना, जिन्होंने कहा कि वह जनता की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब की बार विधानसभा में वह जनता ने अगर उन्हें भरोसे लायक समझा और विधानसभा में भेजा तो पलवल में जो भी विकास कार्यों की कमी है उन्हें पूरा कराएंगे। चौकीदार चोर है, पूरे देश में शोर। पलवल और पलवल के आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरदार पलवल के साथ। हम दिखाते रहेंगे इसी तरह आपको बड़ी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। चोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में शोर है। चौकीदार चोर है, 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 चौकीदार चोर है। लाइट ठीक सब आ जान दो भाई आज। संस्था को निरस्त कर देना चाहिए। मोदी के अधीन काम करने वाली संस्था को निरस्त कर देना चाहिए। गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है, गली मोहल्ले में चोर है, चौकीदार चोर है, पूरे देश में चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। राव साहब, आप अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, जिला कार्यालय है भाजपा का, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। क्या इसका उद्देश्य है? घेराव करने से क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी फायदे और नुकसान की राजनीति नहीं की। आम आदमी पार्टी ने जनता जनार्दन के मुद्दे उठाने का काम किया है। आज पूरे देश को हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, सीआईडी, आईटी, इन संस्थाओं का जो दुरुपयोग बीजेपी सरकार ने किया है, ऐसा कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ। इन 10 सालों के अंदर देश की जड़ों को बर्बाद करने का काम किया है, नवयुवकों के रोजगार को छीनने का काम किया है, महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, जीडीपी गिराने का काम किया है, तो वो बीजेपी की सरकार ने किया है। आज 80% जीडीपी का, हमारे देश का 80% कर्जे में है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स की जो एक कमेटी है वर्ल्ड लेवल पे, उसने बहुत बड़ी चिंता जताई है कि भारत जिस दिन ये 20% और ले लेगा तो शायद बहुत जल्दी गुलाम हो जाएगा। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति में लाने की बीजेपी की साजिश है, या सिर्फ अपने चंद मित्रों की खातिर भारत देश को बर्बाद करने की साजिश है। एक ऐसी संस्था, ईडी संस्था, जिसका दुरुपयोग इन्होंने जितना किया उतना तो कभी नहीं हुआ। इस 17 साल की बनी हुई संस्था ईडी का 5400 केस जिसने आज तक रजिस्टर किए, जिस संस्था में बेल का प्रोविजन नहीं है, 0.42 की कन्विक्शन रेट है, जहां पे 100% कन्विक्शन रेट होना चाहिए था। तो ऐसी संस्था का फायदा क्या है जनाब? मैं मोदी साहब को पूछना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जब आपको चंदा नहीं मिलता है, आपको रिश्वत नहीं मिलती है, आपको धंधा नहीं मिलता है, तो आप ईडी के मित्रों को वहां भेज देते हो और वहां से कुछ ही दिन के अंदर जहां जहां ईडी की छापेमारी हुई है, आपको वहां से चंदा मिलना शुरू हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड के। केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या फायदा होगा? चुनाव चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कभी भी फायदे और नुकसान की राजनीति हमने नहीं की। बीजेपी को जनता जनार्दन जान चुकी है। आज बीजेपी की हार, जो ये 400 पार का नारा दिए बैठे थे, निश्चित इन्होंने अपनी कर ली है। आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे शेर को जब छेड़ा है ना, तो वो आज बहुत खतरनाक, आज जेल में बैठे हुए हमारे सुप्रीमो हो गए। अब बीजेपी का मैं यही कहूंगा कि सर्व सत्यानाश निश्चित है। विपक्ष की नेता जो है, जिनको परेशान किया जा रहा है, या किस तरह से वो जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बात करें नवीन जिंदल की या फिर अशोक चौहान करें महाराष्ट्र से, और भी कई नेता हैं जो जिन पर आरोप लगे पहले कभी, या फिर आप शामिल हो गए। अब नवीन, मैं कुरुक्षेत्र में अभी पीछे 15 दिन काम करके आया हूं। नवीन जिंदल जी पे कम से कम पिछले 20 दिनों से प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने मना भी कर दिया था इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि वो कांग्रेसी थे, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन थे, शायद इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा कम दिया होगा, तो धमकी दे दी गई होगी कि भाई ईडी आ रही है आपके पीछे। ईडी की धमकी का नाम ये आप समझिए कि मजबूरी में ये टिकट नवीन जिंदल जी को लेनी पड़ी। वहां करारी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र का रण
आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहकर जीतने वाली है और यहां से युद्ध का आगाज हो गया। मोदी जी, आपको और आपकी करप्ट सेना को इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन में जरा भी इन्वॉल्वमेंट रखी है, उन्हें हमारा कार्यकर्ता संसाधन विहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हमारे अंदर क्रांतिकारी विचार हैं। एक भी करप्ट अफसर को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। राव साहब, केजरीवाल के ईडी द्वारा पकड़े जाने के बाद जिस तरह से हालात हुए हैं और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है आपका, चाहे दूसरे मंत्रियों की बात करें, संजय सिंह की बात करें, तमाम अभी अंदर है, तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनावों में पार्टी का जो आप लोगों का पहले वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लोकप्रियता घटी है पार्टी की? देखिए, जब हमने अच्छे अस्पताल बनाए, सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया, अच्छे स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया, अंबानी अडानी के करप्शन की आवाज उठाई तो संजय सिंह को अंदर किया गया। आज अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने देश का मॉडल बनाने के लिए खाका तैयार किया, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम किया, आज आपको बता दूं मेरे यहाँ पे कम से कम 100 केजरीवाल खड़े हुए हैं। जब पलवल जैसे एरिया में 100 केजरीवाल खड़े हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर घर में कार्यकर्ता हैं, वो सब केजरीवाल हैं और पार्टी कमजोर नहीं हुई है, कई गुना मजबूत हुई है। ठीक है, आप आ जाओ। डरता है, पहले लड़े थे गौरव से, हम लड़ेंगे जोरों से, पहले लड़े थे तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बर्बादी तेरी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जय इंकलाब जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है, गली गली मोहल्ले में शोर। क्या उद्देश्य है इसका? इसका साफ संदेश है देना चाहते हैं हम बीजेपी को, जो इन्होंने तानाशाही की हुई है और तानाशाही के तहत हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को इन्होंने अंदर किया हुआ है, तो ये तानाशाही को हम सहन नहीं करेंगे। आज हर घर एक केजरीवाल पैदा हो चुका। केजरीवाल इंसान नहीं है, केजरीवाल एक विचारधारा है, और जो विचारधारा आज देश के करोड़ों व्यक्तियों में है, और ये विचारधारा अमर रहेगी, अजर रहेगी। किस किस को गिरफ्तार करोगे करो, आज मैं भी केजरीवाल हूँ। इसका जनता में क्या मैसेज आएगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, क्या इसका लाभ होगा भाजपा को या आम आदमी पार्टी के प्रति जो है नाराजगी, ये रोष? भाजपा को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता समझ चुकी है कि जो इनका चंदे का खेल था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो उजागर कर दिया। उस चीज को दबाने के लिए इन्होंने आनन फानन में, जबकि कोर्ट ने 22 तारीख तक के लिए ये बोला था, ईडी को कहा था कि अपना जवाब पेश करे, और फिर भी ईडी ने एक तत्काल मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तार किया है, और इनकी जो नीति है तानाशाही की और आवाज दबाने की, उसको आज देश का वोटर जान चुका है, और इस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इसको भुगतना पड़ेगा। मूलचंद जी, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ थे तो वो ईडी के सम्मानों पर जाते, क्यों नहीं गए? कुछ ना कुछ तो था। ईडी के सम्मान, हमारे केजरीवाल जी कहीं भागे थोड़ी थे, हर सम्मान का उन्होंने रिटर्न में जवाब दिया है ईडी को, और ईडी केजरीवाल जी को सम्मान देने के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी, क्योंकि वहां जो केस था उसमें केजरीवाल जी का कोई नाम नहीं आ रहा था, ना हमारे मुख्यमंत्री जी पे कोई डिपार्टमेंट था। ये साफ जग जाहिर है कि ईडी आज प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रही है। जो शराब घोटाले का जो शराब व्यापारी था रेड्डी, उसकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, और अंदर रहते हुए ईडी उसके द्वारा एक डील कराती है। जैसे ही उनको सरकारी गवाह बनाया जाता है और बाहर भेजा जाता है, तो 35 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से बीजेपी को चंदा में दिया जाता है। ये बात कोई छुपी नहीं है। अगर कहीं कोई घोटाला हुआ तो वो बीजेपी ने किया है, और आज ये जनता समझ चुकी है इस चीज को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आ चुका है। जी हां, चुनाव आयोग ने तारीखें निश्चित कर दी हैं, तो जानते हैं कि लोकसभा में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी के नाम पर 400 पार का नारा सफल होगा, या फिर इंडिया गठबंधन बनाएगा अपनी सरकार? देखिए आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि पूरे भारत में 543 सीटों पर चुनाव होना है। 543 सीटों में बहुमत के आंकड़े के लिए 272 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। तो जानते हैं क्या स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, या फिर
अन्य का साथ लेकर कोई गठबंधन से बनाएगा सरकार। तो जानते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अब की बार जो रुझानों में दिखाई दे रहा है वह बीजेपी को 45 सीटें और जो इंडिया गठबंधन है उसे 35 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो अब तक माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है वही ज़्यादातर सरकार बनाता है। अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, 40 सीटों में से बीजेपी के हाथ 14 सीटें लग सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की, हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिनमें से अब की पिछली बार बीजेपी के पास 10 की 10 सीटें थी, लेकिन अब की बार मात्र 4 सीटें आ रही हैं। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पिछली तरह ही पंजाब से बीजेपी का सुपड़ा साफ रहने वाला है। अगर बात की जाए अन्य राज्यों की तो अन्य राज्यों में भी आपको दिखाते हैं कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर गोवा की सीटों की बात की जाए तो गोवा में मात्र 2 सीटें हैं, जिनमें दोनों बराबर रहने वाली हैं। एक बीजेपी के हाथ तो एक इंडिया गठबंधन के हाथ आने वाली है। अगर बात की जाए असम की तो असम के अंदर 14 सीटें हैं, जहां बीजेपी बढ़त बनाएगी और 9 सीटों पर, वहीं इंडिया गठबंधन 5 पर सिमट सकता है। अगर टोटल बात की जाए तो 159 सीटों में से 78 सीटें कांग्रेस के हाथ लगती दिखाई दे रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 5 और इंडिया गठबंधन 6 सीटों पर सिमट जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं, जहां बीजेपी के हाथ 13 सीटें और इंडिया गठबंधन के हाथ 26 सीटें आने वाली हैं। अगर आंकड़े की बात की जाए तो इस तरह 91 का आंकड़ा बीजेपी और इंडिया गठबंधन 110 के आंकड़े पर पहुंच जाता है। अगर बात की जाए केरल की, केरल के अंदर 20 सीटें हैं, जहां पर पिछली बार की तरह ही बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इंडिया गठबंधन को 12 और अदर के खाते में 8 जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 20 सीटों में से बीजेपी को कोई भी मिलती नजर नहीं आ रही। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 13 सीटों का यहां से बढ़त मिल सकती है। 17 में से 13 सीटें कांग्रेस को जा सकती हैं और बीजेपी को मात्र 4 सीटें ही यहां मिल पाएंगी। अगर मणिपुर की बात की जाए तो यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं, दोनों सीटें कांग्रेस गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जहां बीजेपी को 7 और इंडिया गठबंधन को 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह से 277 सीटों के सर्वे में 159 सीट पर कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो वहां 2 सीटें हैं, जिनमें से एक पर बीजेपी और एक पर इंडिया गठबंधन आ सकता है। अगर बात की जाए तो सर्वे के अनुसार अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में जहां 6 सीटें हैं, वहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। अगर बात की जाए पूरे चुनाव की तो यहां इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। मेघालय में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है और 2 सीटें जहां पर हैं वहां मात्र 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के नाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 1 और इंडिया गठबंधन 1 पर पहुंच सकता है। अगर बात की जाए टोटल लोकसभा की तो 289 सीटों का अब तक सर्वे हुआ है। 303 सीटों में झारखंड की 14 सीटें भी सम्मिलित हैं, जहां बीजेपी को 7 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोगों का मन बदल चुका है और अगर देखा जाए तो राजस्थान की 25 सीटों में से भी जहां पिछली बार अधिकतर बीजेपी ने जीती थी, वहां 17 सीटों पर ही बीजेपी सिमट सकती है और इंडिया गठबंधन को 8 आती हुई नजर आ रही हैं। यह जो चुनाव में फेरबदल दिखाई दे रहा है
आम लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार तानाशाह हो गई है। अगर गुजरात की सीटों की बात की जाए तो पिछली बार 26 की 26 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब की बार 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आम लोगों का मानना है कि मोदी सरकार निरंकुश हो गई है और वह मनमाने ढंग से चल रही है, इसलिए मोदी सरकार से हटकर इंडिया गठबंधन की तरफ आम लोग सोच रहे हैं। दिल्ली में जहां पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं अब की बार 4 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 4 सीटें हैं, वहां 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात की जाए तो आम लोगों की उनका मन है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन करना है। उड़ीसा की बात की जाए तो 21 सीटें हैं, जहां पर 16 अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पर वोट पड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन 32 पर और बीजेपी 16 पर सिमट सकती है। अगर बात की जाए तो 476 सीटों के सर्वे में 263 पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी 16 पर सिमट सकती है और कांग्रेस 32 सीटों से बढ़त बना सकती है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में 7 सीटें हैं, जहां बीजेपी 3 ले सकती है और 4 पर कांग्रेस बढ़त बना सकती है। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से बीजेपी का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को जहां 10 तो अन्य को 15 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो 543 सीटों के सर्वे में 277 सीटें कांग्रेस महागठबंधन के नाम पर होती दिखाई दे रही हैं, जबकि 224 पर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए 2024 की तो 2024 में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आगे जनता जनार्दन है, ये रुझान दिन दिन बदलते रहते हैं, लेकिन अगर जनता की इस राय को माना जाए तो यहाँ तक जनता स्पष्ट निर्देश दे रही है कि वह सत्ता परिवर्तन चाहती है। आम लोगों का मानना है कि मोदी सरकार काम के नाम गिना नहीं पा रही है और हवाई बातें कर रही है। पलवल और पलवल के आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें खबरदार पलवल के साथ। हम दिखाते रहेंगे इसी तरह आपको बड़ी बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। चुनाव लड़ेगा और मुझे तो वो लड़ाएगा क्योंकि मैं पार्टी में ना हूँ। और इतना भला हुए भी ना लोग वो उस झूठ को चला रहा है ताकि वो आगे चल के ये समाज में और खासकर हमारे में ये कहते कि मैं तो कह रहा हूँ कि सुभाष चौधरी लड़ाऊंगा कांग्रेस से। यह बात को सब ध्यान रखो, कहना मैं कह रहा हूँ झूठ ज्यादा चले सच कब चले। आप सब त्योहार मनाने का फिर भी कह दो कि दलाल साहब ने एक झूठ चला रहा कौन कि सुभाष चौधरी एमएलए का चुनाव लड़ेगा और मैं एमपी का लड़ूंगा। मुझे ना तो उस पर भरोसा है, कल फाइनल हो जाएंगे वैसे टिकट कांग्रेस की। 99% का भरोसा ना चुनाव लड़ेगा और मुझे तो वो लड़ाएगा क्योंकि मैं पार्टी में ना हूँ। और इतना भला हुए भी ना लोग वो उस झूठ को चला रहा है ताकि वो आगे चल के ये समाज में और खासकर हमारे में ये कहते
कि मैं तो कह रहा हूँ कि सुभाष चौधरी लड़ाऊंगा कांग्रेस से। यह बात को सब ध्यान रखो, कहना मैं कह रहा हूँ झूठ ज्यादा चले सच कब चले। आप सब दे दो ये फैसले कब कब लड्डू खवावे, इनके तो चार फालतू गाना चाहिए। जिस तरह से कहावत है कि खाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उस तरह से कांग्रेस की टिकट पे लिखा है टिकट पे लिखा है हारने वाले का नाम। तो फरीदाबाद लोकसभा की जो हार है वो किसके नसीब में आएगी ये एक तय होना बाकी है। मुझे लगता है कि अगर करण सिंह दलाल जी को यहाँ से टिकट मिलेगी तो अब तक का सबसे बड़ा एक जीत का मार्जिन हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का वो होगा। 9 से 10 लाख वोटों से वो यहाँ से चुनाव आराम से जीतने वाले हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति के साथ नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिकता के साथ में कह रहा हूँ। हमने भी एक आधे पैसा दे दिए पर वो पैसा भी 2-4 साल में उल्टे लौट के आगे कस तो लौट के भी ना आए। आज बगैर खर्ची और पर्ची के जो नौकरी मिल रही है कि कोई भी पहले अगर एक गांव से सभी इलाके की चौधरी लेके जाए किसी एमएलए के पास, किसी नेता के पास, किसी या बालक की नौकरी लगवा दे और वो सब मोहल्ले इकट्ठे करे हो, नेता ने इकट्ठे करे हो और एमएलए के पास 10-20-50 चक्कर लगा दे हो और जब भी कहते तो नौकरी लग जाए तो ना लग भी जाए और ना भी लगे और लग जाए तो पूरे इलाके में न्यो है जाई बा वहां को लड़का नौकरी लग गया। और अब एक ही जब भी कोई लिस्ट निकलती है तो गांव में से 2-4 बच्चे नौकरी लग जाते हैं और वो शोर भी उनको अभी वो भी ऐसे लोग हुए हैं वो भी शोर नहीं करते कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी लगाए। उनका भी दायित्व बनता है कि भाई वो भी पार्टी को प्रचार करें कि जब बगैर खर्ची पर्ची है आप बगैर किसी सिफारिश से नौकरी लगे तो उस नौकरी का भी प्रचार करें कि भाई बगैर हम किसी को खर्ची पर्ची दिए हुए नौकरी लगे। और ये भी पलवल की जनता को मूर्ख भी बताया था होडल के अंदर जब उनकी रैली थी। तो दलाल साहब का क्या है कि एक थोड़ा सा व्यक्ति की कई बार उम्र होती है और हार की एक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो कई बार जब वो आती है तो कई बार आदमी जो चीज़ें होती हैं उन्हें नहीं बोल पाता है, उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलने लगती हैं। तो मैं समझता हूं कि दलाल साहब को अब आगे राजनीति में एक व्यवहारिकता के साथ में बढ़ना चाहिए। उससे पहले उन्हें योग और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क को ठंडा करके, मन को शांत करके उन्हें आगे का अपनी राजनीति के बारे में निर्णय लेना चाहिए।